हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इतिहास में पाठ 4 वैदिक काल समझेंगे, जिसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। इससे पहले हमने पाठ 3 में नदी घाटी सभ्यताएं समझी थी और उसके बाद अब वैदिक काल की तरफ हम चलेंगे और इसे समझेंगे। यहाँ देखेंगे किस प्रकार से सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर ढह करके मिट्टी के नीचे दब चुके थे। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना आरंभ किया और ये लोग गांव में रहते थे और उन गांवों में किसान खेती करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दूसरे कारीगर तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाते थे। ठीक है। धीरे धीरे इनके आसपास कुछ और लोग आकर बसे जो अपने आप को आर्य कहते थे, है ना। इन लोगों के आसपास दूसरे लोग आकर बस गए जो क्या कहते थे, अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। यानी आर्य जो शब्द है उसका अर्थ उन लोगों ने बताया श्रेष्ठ या उत्तम। चलिए, आर्य संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे वह काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। ठीक है, और वहाँ से वे फैलते गए और नई नई जगह बसते गए। अब आगे देखेंगे, आर्य गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। ठीक है, यानी जो उनके पालतू पशु कौन कौन से थे, गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी। ठीक है, ये सभी उनके पालतू पशु थे। उनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे। अब देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि चारे पानी की खोज में ये लोग यहाँ भारत तक आ गए थे। आर्यों के पास पालतू जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण, ठीक है, क्या था, उनके पास पालतू जानवर अधिक थे और जहाँ पर उन्हें चारा पानी मिल जाता और वे वहीं पर बस जाते थे। फिर चारा पानी कम पड़ने लगता तो कुछ लोग जानवरों को लेकर आगे निकल जाते थे, जहाँ चारा मिलता आर्य वहाँ बस जाते थे। यानी कहने का अर्थ यह है कि उस समय लोग अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे और जहाँ नदी होती थी, नदियों के आसपास वे क्या करते थे, अपने स्थान बना लिया करते थे और वहाँ बस जाया करते थे। क्योंकि जो नदियों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या होते हैं, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। क्योंकि पानी की अधिकता के कारण क्या होता है, पशुओं के लिए आसानी से पानी मिल जाता है और वहाँ का क्षेत्र है हरा भरा रहता है और भी वहाँ पर फसलें भी उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो गांव थे नदियों के किनारे बसे हुए होते थे। आगे देखेंगे, इस प्रकार आर्य कई समूहों में यहाँ आए और अपने पशुओं के साथ नई नई जगहों पर बसते चले गए। वे एक अनोखा जानवर ना, एक अजीब किस्म का जानवर जब तक उस जानवर को लोग नहीं जानते थे। देखेंगे वह जानवर क्या था, तेज़ दौड़ने वाला था। ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, घोड़ा। तेज़ दौड़ने वाले जानवर को उन्होंने घोड़ा कहा। ठीक है, तो वो घोड़ा भी साथ में लाए थे। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय, पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना व बुनना, यानी ऊन को काटना और बुनना, घोड़े से रथ जोतना तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि कार्य किया करते थे। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ बसे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कौन कौन सी नदियों के किनारे आ बसे, सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ बसे। अब देखिए आपके लिए यहाँ चर्चा कीजिए। क्या उपयुक्त क्षेत्रों में पहले से रह रहे लोगों ने आर्यों का विरोध किया होगा, कैसे। चलिए, तो आप सोचेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक से किसी के घर में आए तो कुछ न कुछ लोग वहाँ क्या करेंगे, विरोध अवश्य करते हैं। तो समझ सकते हैं इस बात को, जो बाहरी लोग थे, आर्य थे, तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्होंने भी कोई न कोई उनका विरोध किया होगा। अब देखेंगे आर्यों का भारत में आगमन एवं फैलाव।
किस प्रकार आगमन हुआ और किस प्रकार से वे पूरे संपूर्ण भारत में फैलते गए। तो आर्यों का भारत में आगमन और फैलाव यहाँ एक मानचित्र के माध्यम से समझाया गया है। स्पष्ट रूप से इस चित्र को आप अपनी किताब में देख पाएंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ समझना है, पहला है सप्त सैंधव क्षेत्र, ठीक है, जो 7 नदियों वाला, सप्त सैंधव के अंतर्गत 7 नदी हैं, यानी सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। सप्त सैंधव किसको बोला गया है, यानी 7 नदियों को सप्त सैंधव बोला गया है, ठीक है। कौन कौन सी, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा देखिए ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त में कौन कौन से क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया, ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहलाया। अब है तीसरा ब्रह्मऋषि। ब्रह्मऋषि में क्या है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया गया, ब्रह्मऋषि। अब आर्यावर्त। आर्यावर्त क्षेत्र देखेंगे जिसमें 1, 2, 3 यानी इस प्रकार से यह 3 हिस्सों में विभाजित है। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा गया, आर्यावर्त क्षेत्र कहा गया। अब है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ देखेंगे विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र, ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत है उसके दक्षिणी ओर के क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा गया है, जो कि आप इस मानचित्र में आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब आर्यों की भाषा क्या थी। यह कहना बहुत ही कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे, ठीक है। वे कैसी भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान और भारत में बोली जाती है, ठीक है। कुछ अपने बदलाव के साथ साथ यूरोप, ईरान और भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती है। तो यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है, ठीक है। देखेंगे संस्कृत, फारसी, लातिन, अंग्रेजी, है ना, तो पितृ पितर, है ना, पाटर फादर, इस तरीके से मतलब इनका ये बदलाव होता गया, ठीक। आगे मात्र, मादर, माटर, मदर, तो इस प्रकार से इन शब्दों का जो चयन किया गया है वह क्षेत्र के आधार पर ये लोग बोला करते थे, ठीक है। ये खाली जगह आपके लिए है, इसको आप भर लेंगे और समझेंगे। चलिए, आर्य लोग जहाँ बसते थे वहाँ अपने कबीले के मुखिया के नाम से क्या करते थे, वंश को चलाते थे। यानी जो आर्य लोग जहाँ बस जाते थे वे अपने कबीले, यानी जो उनका ग्रुप होता था, जो उनकी कहें तो कबीला है पूरा, उसके मुखिया के नाम से अपने वंश को क्या करते थे, चलाते थे। प्रमुख वंश थे पुरु और अनु। जो प्रमुख वंश थे आर्यों के वह थे पुरु वंश और अनु वंश, ठीक है। आर्यों ने अपनी बस्ती में घास फूस, लकड़ी और मिट्टी के बने घरों के अलावा कई गौशालाएं भी बना लीं, ठीक। और आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को पड़ी नाम से पुकारते थे। जो आर्य लोग थे किसानों को क्या बोलते थे, पड़ी। किसानों को उन्होंने नाम दिया पड़ी नाम, ठीक। आर्यों और पड़ियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। आर्य और जो किसान थे उनके बीच क्या होती थी, लड़ाई हुआ करती थी। और आर्य उनको दस्यु कहा कहते थे, ठीक है। आर्य और पड़ी लोग रंग रूप, बनावट, काम धंधे, बोलचाल, रहन सहन में एक दूसरे से भिन्न थे। आर्यों के जानवरों की संख्या कम होने पर उनकी शंका पड़ियों द्वारा, है ना, उनकी शंका पड़ियों द्वारा इनको चुरा लेने पर होती थी। उनको ऐसा लगता था कि जो इनकी संख्या है, यदि ये जानवर उनके कम हो रहे हैं तो उनको ऐसा आभास होता था कि जो ये किसान हैं जो वे क्या करते हैं, इनके जानवरों को चुरा लेते हैं। इस कारण उनमें आपसी संघर्ष होता था। धीरे धीरे आर्यों और पड़ियों के बीच आपस में वस्तुओं का लेन देन शुरू हो गया। जो पड़ी लोग थे, पड़ी लोग गेहूँ उगाते थे और ये आर्यों को गेहूँ देकर उनसे घी दूध ले जाते थे, ठीक है। क्या करते थे, ये गेहूँ के बदले
घी दूध आर्यों से ले जाया करते थे। धीरे धीरे एक दूसरे के रीति रिवाजों का मेल मिलाप शुरू हुआ, है ना। क्या होता है, जब बाहर के लोग कहीं पर आते जाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो यही यहाँ भारत के अंदर हुआ। तो आर्य जौ भी उगाने लगे थे। आर्यों का मुख्य भोजन दूध और दूध से बनी चीज़ें, जौ की रोटी, मक्खन, फल, सब्जी, छाछ और शहद था। ठीक है, तो आज आप इतना ही समझेंगे। धन्यवाद।